नमस्कार, मैं दीपक। ये सवाल मैं क्यों लेके आया आपके सामने? क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं जिस एग्जाम में इस तरह के 2 से 3 सवाल ना आ जाए आपके पास। इसलिए ये और इस सवाल में मैं आपको क्या स्पेशल सिखाने वाला हूँ। इस सवाल में क्या मैं किसी भी सवाल को मैथ को करने के अर्थमेटिक में बात कर रहा हूँ ना, तो कोई भी सवाल को मैं स्पेशल तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी सवाल में ऑप्शन को एलिमिनेट करके और डिविजिबिलिटी का रूल लगा के आप कैसे कर सकते हैं। आप उठा के देख लो, कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो, हर एग्जाम में इस तरह के 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। अब बच्चा सवाल इस सवाल को देखता है, देखते ही क्या है, शुरू हो जाओगे। नहीं, नहीं करना है, आपको सीखना है। ये वो सवाल है जिसमें आपको टाइम को बचाना है और अगले आगे जो अभी मैं जो सॉल्व करा रहा हूं ना सीरीज, इसी सीरीज में आप देखेंगे आगे बड़े बड़े सवाल, उन सवाल में आपको समय को देना है। अब जरा देखते हैं इस सवाल को। आप एक बार कोशिश कर लो कि इसको कैसे करना है, फिर आप बताना कि क्या मैं जो सिखा रहा हूं क्या वो आपके लिए काम का है कि नहीं है। 5 सेकंड से ज्यादा इस सवाल में नहीं लगना है। अब जरा देख लो क्वेश्चन में क्या है। पहले मैं समझ रहा हूं बेसिक मेथड, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में ये मेथड नहीं लगाना है, लेकिन समझने के लिए हम इसको ट्राई करेंगे कि करना कैसे है। और एग्जाम में ये मेथड बिल्कुल नहीं लगाना है। एग्जाम में जो मैं अभी इसकी जस्ट बात सिखाऊंगा वो मेथड आपको एग्जाम में लगाना है। उसने बोला कि P Q से कितना अधिक है, 30% अधिक है। मतलब अगर मैं Q को 10 मान लूं तो P कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर वो ये कह रहा है कि R P से 25% अधिक है। अगर P को मैं 25% का मतलब 1/4 होता है ना, अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ कि P यहां भी है और P यहां भी है, तो P का जो रेशियो है वो दोनों जगह समान होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे हम क्या करेंगे, 4 का क्या कर देंगे, इस वाले में 4 का गुणा कर देंगे और इस वाले में 13 का गुणा कर दूंगा मैं। बात क्लियर होगी? इधर मैं क्या करूंगा, 4 का गुणा कर दूंगा, इधर मैं 13 का गुणा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि P की वैल्यू को मैं दोनों जगह क्या कर रहा हूं, बराबर कर रहा हूं। तभी तो P अनुपात P रेशियो 2 और P और Q और R का रेशियो निकल के आएगा ना। तो ये हो जाएगा, P आपका कितना हो गया, 52, तो P हो गया 52, Q कितना हो गया आपका 40 और R कितना हो गया आपका 65। यहां तक बात समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब उसने क्या पूछा है, Q और R का रेशियो क्या है। उसने ये वाला रेशियो आपसे पूछ लिया कि Q और R का रेशियो क्या है। तो आप बोलेंगे सर 5 से इसको काट देते हैं तो 8:13 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 8:13 इस सवाल का उत्तर होगा, लेकिन ऐसे एग्जाम में नहीं करना है। अगर आप ऐसे एग्जाम में करोगे तो फिर आपका समय जाएगा। तो करना कैसे है फिर, अब समझते हैं कि कैसे इस सवाल को करना है एग्जाम हॉल में। देखो जरा, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आसान है, लेकिन समय कंज्यूम नहीं करवाना। आपको समय अपना बचाना है और समय का ही तो पूरा खेल है। उसने क्या बोला कि P और Q का रेशियो, P और Q का रेशियो कितना बताया उसने, पहले ये लिख दूं मैं, 5 और 4। अब देख लो, P Q से 30% अधिक है। P इसका मतलब क्या हो गया, 13, तो Q कितना होगा, 10। R P से 25% अधिक है तो R का मान 4 होगा, P का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि 25% की वैल्यू 1/4 होती है, तो R अगर 5 है तो P हो जाएगा 4। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये जो 13 है, ये 13 क्या R के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा? क्यों? क्योंकि P की वैल्यू यहां पे 4 और यहां पे 13 है, तो 13 को दोनों जगह R, यहां P की वैल्यू को बराबर करेंगे ना, इधर भी 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो Q/R आएगा उसमें 13 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, Q/R में 13 होना चाहिए। अब 13 की डिविजिबिलिटी आप चेक कर लो, 4:5, 8:13, 5:4 और 33:20। तो 13 की डिविजिबिलिटी में आप चेक करोगे कि R की वैल्यू 13 से डिविजिबल होनी चाहिए, जहां एक ही ऑप्शन है 8:13। तो अब आप देख के कर पाए, क्वेश्चन पढ़ा तुरंत, सर P की वैल्यू 13 है, 13 अगर इधर भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि R और P का रेशियो दिया गया ना, ये वाला, ये R और P का रेशियो दिया गया ना, तो यहां पे जो P की वैल्यू आएगी वो यहां R को मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। तो डिविजिबिलिटी में आपने चेक किया कि 13 से ये डिविजिबल होगा, इसलिए 8:13 इस सवाल का सही उत्तर है। बात क्लियर हो गई? तो हमने इसमें क्या किया, डिविजिबिलिटी लगाया। 3 सवाल, 2 से 3 सवाल कंफर्म है। अगर 2 से 3 सवाल कंफर्म है, 20 सेकंड के अंदर अगर आप 3 सवाल कर लेते हो तो आपके पास 40 सेकंड फिर भी बचते हैं, तो वो आपके कहां है, आगे आने वाले सवाल में यूज होंगे। जैसे अगला क्वेश्चन, इस सवाल को आप अपने से ट्राई कर लो, आप इस सवाल को अपने से ट्राई कर लीजिए। इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, आसान सवाल है, आप कर सकते हैं। फिर भी मैं बता देता हूं। अच्छा, इसमें क्या है कि मैं अनुमानित लिखा था ना, उसने क्या बोला कि लगभग वैल्यू क्या होगी। तो ऑप्शन की अगर आप बात करोगे 607, 604, 610, 580। देखो, आप पहले ये बात है ना दिमाग में एकदम बिठा लो कि जहां पे वैल्यू बहुत कम अंतर पे हो, जैसे 604 है, 607 है, 610 है, 580 है, तो वहां पे अनुमानित वैल्यू में आप मतलब तुक्का इन द सेंस कि आप वैल्यू को अप्रोक्स नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वैल्यू बहुत क्लोज है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब जरा इस सवाल को समझते हैं कि करना कैसे है। उसने क्या बोला, एमपी कितना है उसका,
850 और एक डीलर क्या कर रहा है, उसको 20% का डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट किस पे दे रहा है, एमपी पे ना। तो आप ये जानते हैं कि एमपी अगर 850 है और उसने क्या किया 20% की डिस्काउंट दे दिया तो 4/5 हो गया। और जो प्रॉफिट और लॉस होता है, ये बात आप दिमाग में बिठा लो ध्यान से, कि जो भी प्रतिशत लाभ, जो भी परसेंटेज जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो हमेशा कहां होता है, सीपी पे होता है। तो सीपी की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए 112/100। यहां तक बात समझ में आ गई। 12% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट किस पे होगा, सीपी पे। और अगर लॉस हो रहा है, लॉस भी कहां होगा, सीपी पे। डिस्काउंट कहां लगता है आपका, एमपी पे। उसने बोल भी दिया कि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दे दिया। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट? तो उसने पूछा क्या कि सीपी इसका लगभग वैल्यू क्या होगी, तो 850। आप एक काम करो, इसको 20/100 रखो। सॉरी, इसको ना 20/100 इसलिए रखो क्योंकि ये वाला 100 और ये वाला 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, सॉरी 20/100 नहीं, 80/100। इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, इसको आप 80/100 कर दो। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू है ना, वो 100 और 100 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसका कितना, 80% और बटे कितना आ गया, 112। 16 से काट दें, 16×5 80 और 16×7 112। यहां तक कोई डाउट? अब देख लो जरा कितना आ गया, 5×8 40, ये आ गया 4200 और ये कितना हो गया 7। 4200 और ये कितना हो गया 7 हो गया। अगर ये 7 है और ये 4200 है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ये तो ये कितना हो गया आपका, मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, पेन काम नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई करोगे तो 5×8 40 और 200 और जोड़ देंगे तो ये हो गया 4200 और बटे कितना आ गया 7। नहीं, 5×5 25, 250, 4250 आ गया। कितना आ गया 4250 और 7, तो 7 से भाग देंगे 607। यही इस सवाल का उत्तर था। तो इसमें कुछ था नहीं, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान है, आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगला सवाल आप देखेंगे, ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसमें एसएससी सीजीएल के हर शिफ्ट में इस तरह का सवाल उसने पूछ लिया है। तो आगे आने वाला जो भी सीजीएल 26 है आपका या सीएचएसएल है, इस तरह के सवाल अब आप समझ लो कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा ही पूछेगा। क्यों? क्योंकि उसने एक पैटर्न सेट कर दिया है और इस तरह के पैटर्न के सवाल अब वो सीजीएल में पूछने लग रहा है। तो इस सवाल को आप कैसे करेंगे, एग्जाम हॉल में कैसे करेंगे, देखो जरा। इस सवाल को पहले आप समझ लो कि नॉर्मल तरीके से आपको कैसे करना है। उसने क्या बोला, अभी मैंने बताया ना कि अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट और 5% का अधिभार। अधिभार का मतलब आप ये समझ लो कि अधिभार, आप इसको ऐसे समझो कि जैसे उसने डिस्काउंट देने के बाद 5% उस पर अतिरिक्त वैल्यू। अधिभार का मतलब एडिशनल चार्ज, एडिशनल वैल्यू जो उसने की है उसको बोलते हैं अधिभार। तो अंकित मूल्य उसका मान लिया एमपी, 20% का डिस्काउंट दिया तो 80 में बेच दिया, ठीक है। 5% का उसने एडिशनल चार्ज लगा दिया तो 105 हो गया, बटे कितना 100 हो गया। और मैंने क्या बताया कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो कहां पे होगा, सीपी पे होगा। तो उसने क्या बोला था, माल को क्रय मूल्य से 3150 अधिक पर बेचता है। अधिक मतलब प्रॉफिट। तो ये जो 25% की वैल्यू 3150 है बटे 25, तो फिर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी सीपी। बात क्लियर हो गई? अब आप जरा देख लो, इस सवाल को क्या करोगे आप, सॉल्व करोगे, इसको काटोगे, इसके काटोगे, जो जो कट रहा होगा वो सब काट दोगे, जो बचेगा वही आपका इस सवाल का उत्तर है। लेकिन नहीं, आप क्या करेंगे, एग्जाम हॉल में कैसे करना है, 105 से ये सीधा कट गया, कितनी बार, 3 बार, सॉरी, ये कितनी बार कट गया, 3 बार। ये वैल्यू आपकी आ गई 3 और ये हो गई 30। अब जरा यहां पे चेक करो कि जो भी एमपी आएगा, जो भी उसका मार्केट प्राइस आएगा, उसमें 3 का मल्टीप्लीकेशन है। इट मींस कि वो 3 से डिविजिबल होगा। बात क्लियर हो गई? क्योंकि ये 3 किसी भी संख्या से कहीं कट नहीं रहा है, तो इसका मतलब जो भी आपका आंसर आने वाला है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबिलिटी लगा रहा हूं मैं यहां पे। अब जरा 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। 15 ये कट जाएगा, 7 5 12 1 13, ये ऑप्शन नहीं होगा। 9 2 11 1 12, ये हो सकता है। 4 2 6 8 14, ये ऑप्शन नहीं होगा। बात समझ गए? अब आप कहोगे सर 2 ऑप्शन मिल गए, ठीक है कोई बात नहीं, 2 ऑप्शन मिल गए। आप मुझे बताओ, ये 25 से ये 4 बार कट गया, और अगर ये 4 बार कट गया तो 30 में क्या 2 मिलेगा हमें, 2 30 से, और 4 2 और 4 का मल्टीप्लाई किया 8। इसका मतलब अब आप बोलोगे सर ये 8, तो ये 20 को 80 और ये 20 500, ये 4 से ये 4 शॉर्ट आउट, कैंसिल आउट हो गया। लेकिन फिर भी 8 मिल गया। कैसे मिल गया, 2 यहां पे है और यहां पे क्या है, ये 25 को 100, 8 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 8 फिर भी बचेगा आपके पास। तो
3 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली, 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। अब 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, बचा हुआ ऑप्शन आपका उत्तर बन जाएगा। 200 के 8 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये इस सवाल का उत्तर है। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, यही इस सवाल का उत्तर आना चाहिए। हालांकि ये सवाल कैलकुलेशन बहुत आसान थी, इसलिए जल्दी भी हो गया। अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। 30 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे 150 और 2 जीरो बढ़ा दोगे आप, तो 15,000 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ गए? 15,000 इस सवाल का सही उत्तर होगा। लेकिन बात इस सवाल की नहीं है ना कि आपने सर ये आसान कैलकुलेशन थी सर 15,000 आ गया। बात 15,000 की नहीं है, आसान कैलकुलेशन की नहीं है। बात है कि जब कैलकुलेशन आपकी फंसने लग जाए तो वहां पे आपको डिविजिबिलिटी, आपको ट्रेंड होना है, माइंड को सेट करना है कि मुझे सॉल्व नहीं करना, मैं डिविजिबिलिटी लगा दूं, यूनिट प्लेस लगा दूं, कैसे भी करके हमें आंसर को लेके आना है, कम समय में आंसर को लेके आना है। बात समझ गए आप? अगला क्वेश्चन पे चले, कर लिए होंगे आप। अच्छा बीच देखो, मैं आपको इतने सारे क्वेश्चंस और अलग अलग कॉन्सेप्ट से, और सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं वो डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट और ऑप्शन एलिमिनेशन। यही वो 3 तरीके हैं जो आपको एग्जाम में आगे करके लेके जाएंगे और आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी और क्या है आपका जो ऑप्शन एलिमिनेशन। ये 3 मेथड आप सीख लो, ये मैंडेटरी है किसी भी कंपटीशन एग्जाम को पास करने के लिए। मैथ में खासकर आपका ये 3 ऑप्शन काम में बहुत ज्यादा आते हैं। आप यूनिट प्लेस से ऑप्शन हटा देंगे, आप डिविजिबिलिटी से ऑप्शन हटा देंगे, आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि ऑप्शन एलिमिनेशन है, तो उससे ऑप्शन एलिमिनेशन अपने आप में ही एक अलग मेथड हो जाता है, उससे भी आप हटाते। तो बहुत कम समय में आप सब एग्जाम हॉल में प्रेशर में 15 मिनट के अंदर आप 25 में 22-24 सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये 3 कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी थॉट प्रोसेस, आप सोचेंगे कैसे इस सवाल को एग्जाम हॉल में। बात समझ गए? अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है, मैं आपको अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको कोई दिक्कत, आप कमेंट करिए कि सर हमें ये वाली दिक्कत आ रही है, आप मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट बता दीजिए, मैं बताऊंगा। और कहां कहां डिविजिबिलिटी लग सकता है वो भी बताऊंगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि आपको कहां पे दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट सवाल एक ये क्वेश्चन है, इस सवाल को अगर आप चाहो तो 2 तरीके से कर सकते हो। एक आप इसमें एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, और एक तो जो नॉर्मल आपको दिखाई दे रहा है वो वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। क्वेश्चन को देखते ही आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, सॉल्व करने के जो उसके स्टेप्स हैं वो दिमाग में आपके फ्रेम हो जाने चाहिए कि ये हम यहां से शुरुआत करेंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चे को ये तो पता चल जाए ना पहले कि उस सवाल को शुरुआत कहां से करेगा। आप ये बताओ कि ये इसकी क्या है, लागत मूल्य, और इधर इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। ये उसने क्या बोल दिया, सेलिंग प्राइस, ये वाला उसका सेलिंग प्राइस है। अगर ये उसका सेलिंग प्राइस है और ऊपर ये इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों में रेशियो तो आप नहीं बना सकते। आपको क्या है, तो कॉस्ट प्राइस में चलना पड़ेगा, तो क्या सेलिंग प्राइस में करना पड़ेगा आपको। तो 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब अगर आप सीपी निकालना चाहो तो सीपी जो निकलेगी वो 64/6 और गुणे 5। 20% का मतलब 1/5 होता है, 6/5 हो जाएगा। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या, ये 3 से काट देते हैं 2 से, और ये आपका हो जाएगा 32, 30, 5, 150, 160/3 आ गया। तो आप ये कहेंगे 53.3, ये इसकी सीपी आ गई। यहां तक समझ गए होंगे। अब आप मुझे ये बताओ कि 53.3 अगर सीपी आ गई तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे। 50 केजी के कितने किलो है, 2 किलो, तो 100 उसका जो अमाउंट आया वो कितना आ गया, 100। इसके बाद 70 रुपए पर किलोग्राम के कितने किलोग्राम है, 3 किलोग्राम, 210 इसका आ गया। तीसरे वाली की कोई वैल्यू मैं मान लेता हूं पी है, और कितना रेस 2 किलो, और टोटल कितना आएगा इसका 7 किलो था और 53.3 किलोग्राम आ गया। तो आप मुझे बताओ कि ये कितना आएगा। देखो मल्टीप्लीकेशन भी आपको सीखना है। 53.3 मुझे कैसा दिखता है, मुझे 3.3 इस तरह से दिखता है, 50 + 3.3। आप मुझसे पूछो कि 7 का मल्टीप्लाई करो सर एक लाइन में, आप बताओ कितना आएगा, तो मैं बोलूंगा 350 यहां से, 21 से, 7 3 21 यहां से, और 7 3 21 2 और इधर आ जाएगा, 21 2 23 हो गया यहां से। तो 350 में 23 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 373 नहीं दिख रहा आपको, ये 373.1। बात समझ में आ रही है। और ये किसकी वैल्यू आएगी, 2p, ये किसकी वैल्यू आएगी 310 + 2p। अब अगर आपकी p की वैल्यू पूछी जाए, आपसे अगर p की वैल्यू पूछ ले तो आप क्या बोलोगे, 373 में से 10 चला जाएगा कितना, 63.1, और बटे कितना, बटे 2 कर दो तो कितना आ जाएगा 31.6। यही इस सवाल का उत्तर था। बात समझ गए। तो कैलकुलेशन भी आपको सीखते चलना है साथ के साथ। 53.3 में आप 7 3 21 2 वहां से लगी, 7 3 21 2 23, इस तरह से नहीं करना है आपको। क्या ये वैल्यू आपको इस तरह से दिखनी चाहिए, 50 + 3.3, कहीं भी परसेंटेज भी अगर आपको 14% निकालना है तो 10 + 4% दिखना चाहिए। बात समझ गए। डिफरेंस है, इसी डिफरेंस की वजह से हम देखो
जब डिफरेंस है, कैलकुलेशन फास्ट आपकी होगी तो आप कम समय में ज्यादा सवाल कर पाएंगे, जो आपको चांसेस आपको बढ़ा देगा एग्जाम में। एग्जाम हॉल में आप क्या है, थोड़ा नंबर ज्यादा लेके आएंगे तो आप रेस में रहेंगे, नंबर नहीं लेके आएंगे रेस से बाहर हो जाएंगे। अगला सवाल, अब इस सवाल को करने का एक बेस्ट तरीका है आपके पास। इस तरह जो सीआई और एसआई का सवाल अगर आपको ऐसे दिख जाए तो आप हमेशा क्या करना, उसने क्या बोला कि 24,000 रुपए की राशि थी और उसने दो भागों में डिवाइड कर दी, एक 18% पे और एक 12% पे। अब आप मुझे ये बताओ, कुल ब्याज उसको कितना मिला, 3840 रुपए मिला। तो क्या ये 18 12 प्लस 6 नहीं है, और ये तो 12 है ही। तो मैं अगर आपसे ये बोलूं कि दोनों राशियों को उसने 12% पे दिया, तब आपसे मैं पूछूं कि इसका ब्याज कितना आना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर 24,000 का 12% निकाल देंगे तो 240 और गुणे 12। मैं आपको फिर वही कह रहा हूं, कैलकुलेशन सीखनी है आपको। ये 200 प्लस 40 लिखा हुआ है, 200 का मतलब क्या, 12 का गुणा करो 2400, और 40 का मतलब क्या, 480। तो ये कितना आ गया, 24 में 480 जोड़ेंगे तो कितना, 2880 नहीं दिख रहा है आपको, ये 2880 तो लिखा हुआ है ना, लेकिन उसको मिल कितना रहा था, 3840। इसका मतलब 960 रुपए कम मिला। ये स्टेप समझना, ये यही इस कॉन्सेप्ट का मेन स्टेप ये है कि आप कह रहे हो कि 12% पे उसने दे दिया तो उसको 2880 ब्याज मिल गया, लेकिन ब्याज सवाल में कितना मिला, 3840। तो 960 रुपए उसको कम मिला। कम क्यों मिला, क्योंकि कुछ वैल्यू उसने 18% पे दी थी तो आपने इंटरेस्ट 6% कम निकाला। तो आपसे पूछा जाए कि 18% पे दी गई जो वैल्यू है उसका कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 6 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 16 160। 1% की वैल्यू अगर ये है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 18% पे दी गई राशि कितनी है, 16,000। उसने पूछा क्या था, योजना ए कितने पे था, 18% पे, ये क्या था, बी थी। तो ए पे दी गई वैल्यू 18% था और 18% पे कितनी राशि देनी थी, 16,000 रुपए। यही इस सवाल का उत्तर है। ये वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझना, घर पे प्रैक्टिस करना, फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सीजीएल का जो शिफ्ट 14 है और 14 शिफ्ट का जो फर्स्ट शिफ्ट होगी, 14 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट होगी, उसके मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा और अच्छे अच्छे सवालों को बताऊंगा और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। अब मुझे लग रहा है कि आप क्या है ना, कॉन्सेप्ट पकड़ रहे होंगे कि हमने क्या करना है। एक तो डिविजिबिलिटी रूल को सीखना है, एक क्या है, यूनिट प्लेस को सीखना है, और ये सब अल्ट्रा कॉन्सेप्ट है। और क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन को सीखना है, जिसके मदद से आपको क्वेश्चन को कम समय में सॉर्ट आउट कर लेना है। ठीक है, तो अभी हम अगला जो वीडियो होगा वो 14 सितंबर शिफ्ट 1 अच्छे अच्छे सवाल वो मैं लेके आऊंगा। अगर आपको चीजें ठीक लग रही हैं, बेहतर लग रही हैं, अब आप कम से कम देखो, मैं मेहनत कर रहा हूं, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप ये कॉन्सेप्ट अगर सीख गए तो एग्जाम में आपका सिलेक्शन देखो पक्का है। मैथ की मैं बता रहा हूं, मैथ की मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप ये सब कॉन्सेप्ट सीख गए तो मैथ 25 में से आप 22-24 सवाल करके आओगे समय के हिसाब से, क्योंकि अभी क्या है, सेक्शनल टाइम होने जा रहा है, तो सेक्शनल टाइम होने की वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन आप करके आओगे। तो फिर आप इतना तो बनता है कि अगर आपको ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, मुझे बताओ कि कहां पे समस्या है, तो मैं समस्या को सॉर्ट आउट करूंगा और आपको और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए अगला वीडियो आप देखिएगा जरूर, मैं आपको और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं वीडियो में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।